नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। एज प्रॉमिस 3 टॉपिक्स हैं एंड एज लाइक आई विल बी पुटिंग अप माय प्रॉमिस, डोंट वरी। एक टॉपिक हो गया, टॉपिक नंबर 2। मुझे डर लगता है तुम लोगों से, तुम लोग भाई नाराज हो गए कि मैम नहीं आपने तो उल्लू बना दिया, आपने तो ये कह दिया, आपने तो बोला था कम पढ़ा हो गया, आपने इतना सारा पढ़ा दिया। तो भाई पहले ही एक्नॉलेज कर दूं दैट मैं सही कह रही हूँ। एक टॉपिक हो गया, 2 और रह गए। सेकंड तो बहुत ही इजी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड का मतलब होता है फैसिलिटीज, सुविधाएं। फैसिलिटीज में फैसिलिटीज, एक कंट्री, एक इकोनॉमी जिसको चलाने के लिए बहुत सारा स्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारी फैसिलिटीज चाहिए। उसको फिजिकल फैसिलिटीज भी चाहिए और उसे ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज भी चाहिए। फिजिकल फैसिलिटीज जैसे कि अगर मैं जनरली बात करूं, रोड्स, रेलवेज, हाईवेज, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट चाहिए। इन शॉर्ट में लिख देती हूँ, चाहे वो आप पानी से जाओ, हवा से जाओ, उड़ के जाओ, चल के जाओ, कैसे भी जाना है, यू नीड फिजिकल एक्टिविटीज। ओके, गॉट इट। बिल्डिंग्स हो गई, देन साथ के साथ आपको ऑर्गेनाइजेशनल चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जैसे आपको स्कूल्स चाहिए भाई, इंस्टीट्यूशंस चाहिए। कौन एजुकेशन प्रोवाइड करेगा? यू नीड हॉस्पिटल्स। हु विल प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटीज? पावर सप्लाईज के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पावर सप्लाईज चाहिए आपको, वाटर, कितनी सारी चीजें हैं। तो कितनी भी चीजें हैं यार, कितनी सारी चीजें हैं आपको अपने घर में रहने के लिए। हमें ऑनलाइन पढ़ने के लिए इंफ्रा चाहिए ना, क्यों? और बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रहे, उनके पास सिस्टम ही नहीं, कंप्यूटर नहीं है, तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है, इतना वाईफाई नहीं है, या इतना दिमाग नहीं, या इतना मोटिवेशन नहीं, सेल्फ मोटिवेशन नहीं। हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो वैसे ही इन शॉर्ट, किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए, वो वहां पर पहुंचने के लिए जहां पर बाकी यूएसए, चाइना, अदर डेवलपिंग इकोनॉमी, जर्मनी आर देयर, वहां पर जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें उस समय की, जब इंडियन इकोनॉमीज वर नॉट इन द हैंड्स ऑफ इंडियंस, the Indian economy were in the hands of, they were under the colonial rule, they were under the sufferers, they were the sufferers of the British rule. तो उस जमाने में सबसे पहली चीज कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशन थी, द स्टेट ऑफ इंडियन इंफ्रा, क्या एक्सपेक्ट करते हो मैं क्या लिखूं? अमेजिंग? क्या वाओ है ना? ये लिखना चाहिए ना, जो वाओ था ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इट वाज पुअर, एक्सट्रीमली पुअर सर, एक्सट्रीमली। हमारा स्टेट ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर वाज पुअर। गेटिंग द पॉइंट? ऑब्वियसली वाई, आप समझ सकते हैं। वी हैड लैक ऑफ all the basic facilities, we were lacking all the basic economic benefits, lack of economic and सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे हमारे पास। ना पैसा था कि हम अपने लिए बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ये कर पाए, ना हमारे पास पैसा था कि हम लोगों को अच्छा स्कूल, हॉस्पिटल, हाइजीन, प्रॉपर टॉयलेट्स या ये सब चीजें, सर्विसेज प्रोवाइड कर, जो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट होती, वो तक नहीं हम प्रोवाइड कर पाए। वो एक जमाना था जब अमिताभ बच्चन का जमाना था, ओके, कि थोड़ी फिल्मी बातें कर लेते हैं, बहुत पढ़ लिया इंडियन को, कि रोटी कपड़ा मकान वाज द बेसिक नीड। एक जमाना था ना जब मूवीज में आता था कि रोटी कपड़ा मकान, सिर्फ वो 90s का जमाना। आज का जमाना ये नहीं। आज के जमाने में रोटी, कपड़ा, मकान प्लस एजुकेशन प्लस हेल्थ, अगर ये 5 चीजें बेसिक नीड्स नहीं है तो लाइफ इज झंडू, खत्म है लाइफ हमारी। तो ये तो घर वाले दे रहे हैं, ये तुम्हारे हाथ में है, ये भी तुम्हारे हाथ। तो ये 5 बेसिक नेसेसिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी नॉट इवन एट पार थी, सैचुरेशन पर भी नहीं थी, इट वाज बिलो 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 बिलो, वेरी बिलो। गेटिंग द पॉइंट? इसको और समझाने के लिए, क्योंकि ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आता है,
कई बार 10 on 10 मुझे देने की जरूरत नहीं है, प्लीज, थैंक यू, आई नो, ठीक है, आई नो। सो लेट्स टेक इट नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, थोड़ा सा इलैबोरेटिव करना पड़ेगा। मैंने से आपको बोला दैट लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए बाय चांस तो खाली ये 2 पॉइंटर से तो 5 नंबर नहीं मिलेंगे ना, 3 नंबर भी नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा जान होनी चाहिए, दम होना चाहिए आंसर में। तो कोई बात नहीं ना, एग्जाम्पल देकर दम दे देते हैं। रेलवेज, आपको हम याद है हमने कल पढ़ा था कि फॉरेन ट्रेड में रेलवेज का नेगेटिव इफेक्ट था इंडियंस के लिए, क्योंकि वो रेलवे हमारे लिए हमारे देश में बनी बट हमारे लिए नहीं बनी। हाउ अनफॉर्चुनेट वी वर, जस्ट इमेजिन, तुम्हारे घर के बाहर से मेट्रो निकल रही है बट तुम नहीं चढ़ सकते बेटा, गलती से भी नहीं चढ़ सकते। सोचो भाई कैसा लगता होगा देखकर, जस्ट इमेजिन। तो वैसे ये रेलवेज इंडियंस के लिए बनी बट टच मी नॉट, दूर से देखो बस। सो रेलवेज वो एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए किया, जो आया कौन से सदी में, ओके, जिससे क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ। या स्वाति, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 1850 इन कोलकाता, स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने थोड़ा सा और, 1850 इन कोलकाता। सो अब इसके आने से क्या हुआ, रेलवेज के आने से सबसे पहली चीज हुई, इट रिमूव्ड geographical it removed geographical and cultural barriers. It removed geographical and cultural barriers. Barriers क्या होती है, रुकावट, barriers are रुकावट। कल्चरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स जो थी वो रिमूव हो गई थी इंडिया में। ये सब इंडिया, अब मैं हर पॉइंट के आगे इन इंडिया इन इंडिया इंडिया क्या लिखूं, ऑब्वियसली हम इंडिया की पढ़ रहे हैं इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली इन इंडिया ही होगा, इन इंडिया इन इकोनॉमी इन इंडिया, कुछ भी आप बोलते रहो, मेरा भारत महान, ठीक है, इन शॉर्ट। तो ज्योग्राफिकल क्यों, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ गई, रिस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं इसको, बैरियर्स को, रुकावट में खेद, इन शॉर्ट वो हर्डल्स, वो बैरियर्स रिमूव करने, कैसे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना है, आपको गुड्स सप्लाई करने हैं, रॉ मटेरियल्स लेना है, फिनिश गुड्स देने हैं, तो वो सब बैरियर्स खत्म हो गए। कल्चरल इसलिए क्योंकि लोग भी ट्रैवल करने लग गए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो कल्चरल बैरियर्स जो थे वो भी खत्म हो गए उस पे। देन उसके बाद बेनिफिट्स का जो बेनिफिट था, इट्स बेनिफिट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिशर्स, ये पॉइंट लिखना, एड ऑन करना जरूरी है। इट्स बेनिफिट्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू रेलवे, रिस्ट्रिक्टेड मतलब सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिशर्स, ओनली ब्रिटिशर्स कुड टेक द एडवांटेज। जैसे मैंने कहा ना, तुम्हारे घर के बाहर से जा रही है बट तुम नहीं बैठोगे क्योंकि तुम इंडियन हो, इंडियन होना वाज अ पाप एट दैट टाइम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोस्ट, अगर हम बात करें पोस्ट कॉलोनियल पीरियड की बात करें, यानी कि जब ब्रिटिशर्स चले गए थे हमें छोड़कर फाइनली, तो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में रेलवेज वर एन एड ऑन, दे वर एन एड ऑन बेनिफिट। मतलब उसके बाद हमने, आप देख ही सकते हो यार कि रेलवेज के बिना हमारी इकोनॉमी है ही नहीं अच्छी, एड ऑन बेनिफिट्स टू इकोनॉमी, ऑब्वियसली टू इंडियन इकोनॉमी। लेकिन ये हुआ तब जब ब्रिटिशर्स गए, तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा बुरा दोनों बता दिया कि पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा था, बहुत ही बुरा था, हमारे पास ये बेसिक सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थी ही नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें दी नहीं, हम अपनी चला नहीं सकते। रेलवेज दी उन्होंने 1850 में इन कोलकाता, हमें दिया। अब उसके होने से क्या हुआ कि उनके टाइम पर तो ज्योग्राफिकल कल्चरल बैरियर्स हट गए, वो बेनिफिट सिर्फ वही उसका जो सारा पॉजिटिव बेनिफिट था देवर ओनली एंजॉइंग, पर उनके जाने के बाद वो हमें काफी बेनिफिट दे रहा है, और आज की डेट में काफी ज्यादा वी आर गेटिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जिन्होंने गवर्नमेंट बजट पढ़ा है उन्हें याद हो, हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट से जो इनकम आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, वो हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। गुड इनफ, ये बात समझ में आई, खत्म नहीं हुआ, अभी रोड्स भी हैं,
एयर एंड ट्रांसपोर्ट भी और कम्युनिकेशन भी है, तो जल्दी से लिख लो। एक टॉपिक आएगा मॉन पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स। सरप्राइजिंगली थोड़े डर जाते हैं, जल्दी डर जाते हैं चीजों। सो दैट वेज रोड्स, आगे बढ़ते हैं। रोड्स कह लो या रोडवेज कह लो। अब उस टाइम पर अगर हम बात करें, लिमिटेड रोड्स वर मेड, वेरी लिमिटेड। कच्चे रोड्स होते थे, लोगों को नदी रिवर्स क्रॉस कर करके जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी, ट्रैवल करना। लिमिटेड रोड्स वो थी, रोड्स इंफ्रा था वेरी वेरी लिमिटेड। एंड जो कनेक्टिविटी थी रोड्स की, दैट वाज आल्सो वेरी पुअर। कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स was very limited. Then इसके रीजन था सबसे बड़ा, that was scarcity of funds. Scarcity, sorry, I wrote the long spelling. It's scarcity. Scarcity of funds. पैसे नहीं होते थे उनके पास, ब्रिटिशर्स के पास भी, तो they were not doing it, you know. And जो मेजर बेनिफिट था, रोड्स जो भी बनाई भी जा रही थी, few roads were built, बट उसके बनाने के पीछे भी मोटिव उनका ही था। were built for British motive, for Britishers motive. वो क्या था मोटिव? आपको मैंने पहले भी कल या प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमारे यहाँ जो जितना पैसा था, they were using it for their war expenses, for their own administrative expenses, for their own invisible items. तो ब्रिटिशर्स वो पैसा किस लिए यूज, वो रोड्स किस लिए यूज कर रहे थे, इसके अंडर ही सब पॉइंट्स, फॉर मोबिलाइजिंग कह सकते हो, you can use the word mobilizing, you can use the word alloying, you can use the word say shifting या traveling, कुछ भी ऐसा word आप बता सकते हो जो ये कहे that they were allowing, they were using roads for only for their army purpose, traveling of army, कि वॉर के टाइम पर आर्मी को ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड दूसरा उनका मेन मोटिव था रोड से कि दे कुड मूव रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उससे वो पैसा कमा रहे थे। सो इन शॉर्ट, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट है वो सारा अगेन इट वाज गोइंग इन द हैंड्स ऑफ, इन द पॉकेट्स ऑफ ब्रिटिशर्स, चाहे वो आर्मी के लिए करे चाहे फिर वो रॉ मटेरियल्स के लिए करे, बट बेनिफिट तो एट द एंड उन्हें ही मिल रहा है। वी आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट। मैं अज्यूम कर लेते, कर लिया। फिफ्थ, अब हम ट्रेन पे चले गए, रेलवेज कर लिया, रोड्स कर लिया, तो पॉइंट और बचे इजी इजी। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये भी उन्होंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया था इस पे भी। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, सब चीजें आपको पता भी, मैंने पहले ही बोला था आपको पता भी होगा, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। इट्स जस्ट उन सब चीजों को जॉट आउट करके सॉर्ट करूंगी इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। सो अगर हम बात करें एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो बहुत सिंपल सी चीजें थी, उन्होंने डेवलपमेंट करी थी लेकिन बहुत ना के बराबर। फ्यू डेवलपमेंट्स वर डन, फ्यू डेवलपमेंट्स were done in the field of water and air transport. Okay, few things were done. I need to tell you one thing more. Just a second. मैं भूल रही हूँ। Let me get the book. I really forgot. इसमें एक point और ऐड है।
या आई गॉट इट, मैं वही भूल रही थी बिकॉज मुझे डेट में कंफ्यूजन थी वो, आई डिडंट वांटेड टू टेल यू समथिंग रॉन्ग. सो अगर हम बात करें फ्यू डेवलपमेंट्स वर मेड, बट जो भी डेवलपमेंट्स हुई थी उस टाइम पर एयर एंड ट्रांसपोर्ट पे वर नॉट सेटिस्फैक्टरी, वर नॉट सेटिस्फैक्टरी मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, ना के बराबर. देयर वाज लाइक ओके एवरेज. और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज दैट यू कैन ऐड ऑन इज जो पहला एरोप्लेन, अगर हम बात करें पहला फर्स्ट जो एविएशन इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुई थी, एविएशन इंडस्ट्री हुई थी, वो 1932 में हुई थी. और जिनको करने वाले थे JRD टाटा, टाटा बिरला वाले JRD टाटा थे. इनको कहा जाता है एज पाइनियर ऑफ इंडियन एविएशन, इज नोन एज पाइनियर ऑफ इंडियन एविएशन. क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था एयर ट्रांसपोर्ट पर को डेवलप करके उस टाइम पर. दैट वाज इन द ईयर 1932. तो कई बारी पूछा जा सकता है, कई बारी इन वन मार्कर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर में बहुत इंडियन इको में वन मार्कर्स बहुत सारे होते हैं करने वाले, तो वो हमें थोड़े से ध्यान में रखने पड़ते हैं, सो दैट यू नो दे शुड बी फोकस्ड एप्रोप्रिएटली, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाती है. एंड एक और मैंने रेलवेज के टाइम पर आपको एक इंपॉर्टेंट वन मार्कर बताना था, दैट इज इन द ईयर 1854. 1850 में तो पहली रेलवेज आई थी जो कोलकाता में थी. कोलकाता से हमने स्टार्ट करी थी रेलवेज. एक 1854 में हमने फर्स्ट रेलवे ब्रिज स्टार्टअप किया था. फर्स्ट रेलवे ब्रिज स्टार्टअप किया था विच यूज टू लिंक बॉम्बे या मुंबई तो आप बोलते, इट वाज बॉम्बे विद थाने. सो थाने एंड बॉम्बे को कनेक्ट करने के लिए वी मेड द फर्स्ट रेलवे ब्रिज विच वाज इन द ईयर 1854. तो आपको याद रखना पड़ेगा 1850 में फर्स्ट रेलवेज आई थी, रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई थी. और 1854 में फर्स्ट लिंकिंग ब्रिज बना था, रेलवे लिंकिंग ब्रिज बना था बिटवीन बॉम्बे एंड थाने. और एक 1932 का JRD टाटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल NCERT में है तो हम इग्नोर नहीं कर सकते. वी हैव टू फिगर इट. बट ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. Most of the times they are asked, match the following, rewrite, assertion, reasoning, and many others in many other aspects. Then last point इसमें, I think we were at fourth किया था हमने, fifth किया था air and transport. Last one, sixth, communication. कम्युनिकेशन मतलब यार जैसे अब हम कर रहे हैं, हमारे पास तो 4G 5G का जमाने में, हम तो 5G है हमारे पास इंडिया में लास्ट. उस टाइम पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीग्राम्स, पोस्टल सर्विसेज होती थी, बट वो भी बहुत एक्सपेंसिव थी. देयर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ सिस्टम था, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम था. But that was way too expensive. It was very, very expensive. It was very expensive. आपको ये लिखना पड़ेगा कि था, आया तो सही था बट एक्सपेंसिव था. कम्युनिकेशन का जो हम सबसे ज्यादा यूज करते थे, कम्युनिकेशन वाज मेजरली यूज्ड फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर आप समझते हैं, यू पीपल आर मैच्योर्ड इनफ. जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनना, प्रोग्राम्स बनना, उसको लोगों तक, जनरल पब्लिक तक ले जाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. And there were few postal services also. Postal services भी थी which were like for public purpose के लिए use करी जाती थी वो.
but they were inadequate. मतलब लोग ज्यादा थे in short, और सर्विसेज इतनी अप टू द मार्क नहीं थी. they were poor. थी और नहीं थी एक बराबर थी. कंट्रीब्यूशन तो तुम ये करना नहीं चाहोगे, बट मैं तुम्हें जबरदस्ती करवाऊंगी. दैट इज बिकॉज आई कैन डोमिनेट यू ऑल. आई हैव द पावर. पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किसकी? ब्रिटिशर्स की. ओ माय गॉड, कुछ अच्छा भी करके गए थे. करा था यार, इतना भी बुरा नहीं था. मतलब गलती से अच्छा कर गए, ये मान लो, गलती से अच्छा कर गए वो. हमारा नंबर 1 आपको पता है, दैट इज रेलवेज. वो नहीं होते तो आज इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि रेलवेज के आने से हमारी चीजें अब जाकर तो स्मूथर हुई ना. ट्रांसपोर्ट बेटर हुआ. ट्रांसपोर्ट बेटर हुआ, ठीक है. रॉ मटेरियल्स हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते थे और अब कर सकते हैं. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट बढ़ा. देन हमने एक पॉइंट लिखा था, टेलीग्राफ. removed geographical and cultural barriers. Then हम लिख सकते हैं it used to promote, क्योंकि खाली 3 नंबर रेलवेज पर भी आ सकता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सिर्फ क्वेश्चन रेलवेज पर भी पूछ सकते हैं. प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन. नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है वही, थोड़ा ज्योग्राफिकल कल्चरल बैरियर्स को बढ़ा दिया कि आपकी कनेक्टिविटी बढ़ गई, आपकी रीच बढ़ गई, तो उसको बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन. सो इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन. देन एक पॉइंट और, इट हेल्प्ड इन सेल्फ सफिशिएंसी. हम आत्मनिर्भर थे. सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड क्रॉप्स या फूड ग्रेन्स. कशिका, हंस लो बेटा तुम. कमर्शलाइजेशन ऑफ क्या बोल रही थी मैं, तुम्हारी हंसी ने मुझे बुला दिया. फूड क्रॉप्स या एग्रीकल्चर. अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते ना, तो हम आज सिर्फ दाल चावल गेहूं ही उगा रहे होते. हम इतना कैश क्रॉप्स तक बड़े नहीं होते, हमारी सोच इतनी पहुंची नहीं होती. सो अगर आपको याद हो, कमर्शलाइजेशन ब्रिटिशर्स ने ही शुरू करवाया था, जिसमें क्या था, उन्होंने हमें फोर्स किया था कि भाई तुम फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप ज्यादा ग्रो करो. तो उस टाइम पर तो हमने उनकी बात जबरदस्ती मानी थी, बट बाद में वो जबरदस्ती हमारे लिए मोर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करे. तो कमर्शलाइजेशन के आने से हमारे पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आई थी. न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉरेन ट्रेड बढ़ा था हमारा, फॉर ट्रेड. देन आप ये कह सकते हो, इंडिया, इसमें भी लिख सकते हो, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गई थी. ठीक है. एंड इससे डेफिनेटली हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ रही, वो अच्छी थी. थर्ड पॉइंट, मॉनेटरी एक्सचेंज. 5 पॉइंट है टोटल. कहीं सोच रहे होंगे, पहली बता दूं, उल्टी गिनती कर लो, 2 रह गए. मॉनेटरी एक्सचेंज या मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम, ये इंडिया में जो हमें ये नोट, रुपी, पैसे, जो आपने पढ़ा है ना, मनी वाला चैप्टर, मनी में पढ़ा था कि ये जो करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, ये हम नहीं लाए थे, हमारे देश में ब्रिटिशर्स लाए थे. सो ये जो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी आप लिख सकते हो, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स. कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स. नहीं तो हम तो गुड्स के बदले गुड्स में थे, हम तो B2B मार्केट में थे. ये B2C तो ब्रिटिशर्स ने हमें समझाया था. तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स
was introduced by Britishers. So you should thank them. और रात को सोने से पहले ब्रिटिशर्स को थैंक्स कर देना, ठीक है, कि उन्होंने इतना कुछ आप लोगों के लिए किया. ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हैं. इट एंडेड बार्टर सिस्टम. इट वाज द एंड ऑफ बार्टर सिस्टम. बार्टर खत्म हो गया था और अब पैसे से लेन देन शुरू हो गया था. एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स. 2 पॉइंट और रह गए. एक निपट गया रेलवेज, बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा कमर्शलाइजेशन. थर्ड मॉनेटरी एक्सचेंज, बहुत ही इजी है, ये तो कुछ है ही नहीं खास इसमें. Fourth was effective administrative system. Effective administrative system. हमारे देश में ना वो जो मूवीज में दिखाते हैं ना पुराने जमाने में, मुनीम वाले काम, बड़े बड़े लेजर अकाउंट्स बनाना ही आता था हम लोगों को. पेपर वर्क करना, प्रॉपर तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस अकाउंट्स बनाना कुछ नहीं आता था. वी वर नॉट सो एजुकेटेड, ऑब्वियसली ये भी एक रीजन था. सो हमारे देश में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. एडमिनिस्ट्रेटिव होता है किसी भी ऑफिस को, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए जो हमें तौर तरीके होते हैं, वो सब हमें ब्रिटिशर्स ने सिखाया. सो दे सेट, हम बोलते हैं यार, दे हैड सेट अ लेगेसी. लेगेसी क्या होती है? एक बहुत अच्छी चीज. एक कोई बंदा जो उसने जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ करा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यार ये तो लेजेंडरी है बंदा, मतलब सालों तक याद रहेगा. वैसे ही ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम बनाया दैट वाज अमेजिंग. उन्होंने हमें काम, ऑफिशियल काम करने के तरीके सिखाए. तो दे सेट अ लेगेसी ऑफ सेटिंग ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. And administrative system to work. सिंपल सी चीजें, बहुत इजी है. If they would not have been there, so हमारे जो politicians हैं, you know, they boosted, हम लिख सकते हैं, they boosted या they developed क्या, हमारी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ रनिंग इकोनॉमी. मानो ना मानो, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट. ठीक है, मजाक अपनी जगह, दैट दे वर बैड, आई नो दे वर बैड, बट दे हैड गिवन अस समथिंग गुड आल्सो. एंड वी कैन एक इजी पॉइंट भी लिख सकते हैं, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इसमें आपने जितना पीछे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा था, एयर, ट्रांसपोर्ट, सिल्क रूट, वो सब चीजें आप इसमें बता सकते हो. जितना अभी तक आपने आपको लगा है कि जो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स उन्होंने हमारे लिए करी हैं, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं. एंड इफ यू वांट एक लास्ट जो एनसीईआरटी में है, दैट इज चेक ऑन फेमाइंस. चेक ऑफ फेमाइंस का मतलब क्या होता है कि भाई फेमाइंस क्या होता है? जब लोग भूखे मरते हैं. सो ऐसे एरियाज में स्पेसिफिकली फेमाइंस होता है यूजुअली ड्रॉट एरियाज में. इन केस ऑफ ड्रॉट्स, जब पहले ब्रिटिशर्स नहीं थे तो लोग भूखे मरते थे, बिकॉज फूड क्रॉप्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना वाज नॉट पॉसिबल. बट इन केस ऑफ ड्रॉट्स या फिर ऐसी फेमाइंस, भूखे मरने वाली सिचुएशंस में, हंगर डाइज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने हमारे लिए रेलवेज बनाए, उन्होंने हमारे लिए रोड्स बनाई, so that we could transport raw materials.